सूबे में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम शिवराज को इस बात का खास ख्याल है कि सूबे की कानून व्यवस्था किसी भी तरह पटरी से ना उतरे। अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर कोई भी अपराधी तांडव ना मचा सके। इसीलिए सूबे के सीएम खुद एक्शन में है। शिवराज में एसपी पर भी गाज गिरी है और आरोपियों के गुनाहों की भी माफी नहीं है। में छात्रों से बदसलूकी झाबुआ एसपी को महंगी पड़ गई। ऑडियो के वायरल होने पर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया और एसपी को सस्पेंड कर दिया। बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। एसपी का वो ऑडियो भी सुनिए जिसे लेकर सीएम ने कार्रवाई की है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं सर। हमारी मतलब कॉलेज में मारामारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर यहाँ से हम दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। यस सर। पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? सर पढ़ने आए हैं लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। मतलब डंडे वगैरह बेल्ट वगैरह मतलब लेके एक जन को मतलब 20 जन 25 जन। अरे दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे। उधर रीवा में नाबालिग से रेप मामले में सीएम सख्त दिखे। सीएम ने जिला प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोई दया माया नहीं, नेस्त नाबूद करो इन लोगों को। सीएम की सख्ती का ही नतीजा है कि रीवा के आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी सीएम कई बार सार्वजनिक मंच से नसीहत दे चुके हैं। ऐसे में वायरल ऑडियो को लेकर कार्रवाई तय मानी जा रही थी और हुआ भी ऐसा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव के फाइनल मुकाबले से पहले मध्य प्रदेश में एक बार सेमीफाइनल मुकाबले के लिए सियासी पिच तैयार हो चुका है। इसलिए मध्य प्रदेश में होने वाले 46 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्माहट बनी हुई है। दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, लेकिन दोनों ही जानती हैं कि इस बड़ा आदिवासी इलाकों में इनकी अग्नि परीक्षा है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए ये चुनाव सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के लिए काफी अहम हो गए हैं। बीजेपी पहले की तरह तमाम निकायों में जीत के दावे कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो चुनाव फर्स्ट फेज के हुए थे उसमें नगरीय निकाय में नगर पालिका और नगर परिषद में बेतहाशा जीत हासिल की थी। पार्षद भी और नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हमने बनाए थे और सिंबल पर चुनाव हुए थे। और अब इन 46 नगरीय निकाय में भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे जीत कर आने वाली है। कहीं कोई दूसरे को किसी भी प्रकार से आशा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल दावा नहीं कर रही, बल्कि हम मैदान पर हैं। हमारे बूथ में लगे कार्यकर्ता, हमारे केंद्र की और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनके हितग्राही, इन सब कारणों से जो जीत हासिल हमें पहले हुई थी और अब पुनः हम इन नगरीय निकायों में जीतेंगे। इधर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सभी जगहों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई। दावा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस का दावा है कि 99% सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जीत होगी। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, नगरीय विकास जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सभी जगह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और क्षेत्रीय नेता इसमें कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी अभी छिंदवाड़ा और चंगवाड़ा आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे। मैं भी हरसूद में चुनाव हो रहा है, वहाँ और सारणी जाने की बात हुई तो वहाँ समय निकाल के मैं भी वहाँ पहुँचूँगा दोनों जगह। और बाकी सब नेताओं की ड्यूटी लगी है, सब है
झाबुआ में भूरिया जी वहाँ पे हैं, बाकी जो विधायकगण हैं वो सब लगे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की जीत के दावों के बीच बीजेपी बागियों की डिटेल जुटा रही है। 18 जिलों में सीट वार डेटा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में बागियों की वजह से बीजेपी को कई अहम सीट गंवानी पड़ी थी। देखिए, ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से इतर जाकर मैदान में अगर है, हालांकि इन 40 नगरीय निकाय में बहुत इक्का दुक्का ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और मैदान में आ गए, सामान्य तौर पर ऐसे नहीं हैं, तो उनकी जानकारी रखना स्वाभाविक है, ये हर चुनाव में रखी जाती है। और उन पर क्या निर्णय करना है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तत्काल निर्णय करता है। कांग्रेस और बीजेपी की जोरदार तैयारियों के बीच सिंगरौली की जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी सभी 46 नगरीय निकाय चुनावों में प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर काम चाहती है जनता। 18 जिलों में होने वाले 46 नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी जगहों पे अपने उम्मीदवार उतार रही है और मुद्दे वही हैं जिनसे जनता त्रस्त है। हम उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए इस चुनाव में जा रहे हैं। गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, घर घर पानी पहुंचाने की बात, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, हाउस टैक्स माफ, कमर्शियल टैक्स हाफ के नारे के साथ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बार कुल 46 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। 27 सितंबर को मतदान होगा और 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। जिन इलाकों में चुनाव होना है, इनमें 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद शामिल हैं। ये नगर पालिका और नगर परिषद राज्य के 18 जिलों में आते हैं और इनमें से अधिकांश इलाके आदिवासी बाहुल्य हैं। इसीलिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने इन चुनाव में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि इस जीत और हार का असर विधानसभा के नतीजों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपने विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद जोगी कांग्रेस में बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। न सिर्फ धर्मजीत सिंह बल्कि उनके साथ आए विधायक प्रमोद शर्मा ने भी अमित जोगी पर जोरदार हमला बोला। सियासत में रास्ते जब जुदा हो जाते हैं तो जुबान भी शोले बरसाते हैं। जो कल तक जोगी कांग्रेस के बड़े चेहरों में शुमार थे, पार्टी ने उन्हें शर्मसार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। निष्कासन के बाद धर्मजीत सिंह ने पार्टी के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अमित जोगी पर जोरदार हमला किया है। 6 बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, 4 बार जीता हूं, 2 बार हारा हूं। अमित जोगी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। उसकी जितनी उम्र है उससे पहले से मैं राजनीति कर रहा हूं। उसे उम्र की मर्यादा नहीं, महिलाओं के प्रति उसके दिल में सम्मान नहीं। मेरी पत्नी से उसने दुर्व्यवहार किया। अगर अमित शाह जी के कार्यक्रम में जाने से उन्हें बहुत पीड़ा थी तो वो मुझसे बात करते। जहां इस पूरी कहानी के पीछे की कहानी वो एक मुलाकात है जो धर्मजीत सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से हुई बताई जा रही है। हालांकि धर्मजीत सिंह ऐसे किसी मुलाकात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अमित जोगी के भेजे एक संदेश में तख्ता पलट का जिक्र था, यानी पार्टी के विलय का प्रस्ताव, जिसके नतीजे में निष्कासन सामने आया। अमित जोगी ने एक व्हाट्सएप किया, ये सब मैं क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट रखा हूं, वही दे रहा हूं। मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मुझे सूचना मिली है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी के 2 विधायक श्री धर्मजीत सिंह और श्री प्रमोद शर्मा ने श्री अमित शाह से कल मिलकर उनके साथ विलय करने की पेशकश की है। श्री अमित शाह ने उनकी इस पेशकश और उसे सिरे से खारिज करने की जानकारी मुझे दी है, क्योंकि भाजपा को ज्ञात है कि बिना जोगी के दोनों तथाकथित हीरो जीरो हैं। धर्मजीत सिंह के निष्कासन के बाद जेसीसी-जे में बगावत के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी को खुली चुनौती दे डाली है कि हिम्मत हो तो अमित जोगी मुझे पार्टी से निकालें। धर्मजीत सिंह के साथ खड़े रहने के बाद भी
दोहराई है। मैं खुलेआम ये बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे अभी जोगी पूरी तरीके से खत्म कर चुका है और आगे भी ये पार्टी नहीं चलने वाली। ये पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अभी जोगी जी, अगर आप में हिम्मत हो तो मुझे भी आप निष्कासित करें और मेरे को मुक्ति दिलाएं। जहां से शुरू हुई थी कहानी कहीं वहीं जाकर खत्म तो नहीं होने वाली है, क्योंकि धर्मजीत सिंह ने बीजेपी में जाने की अटकलों से इनकार नहीं किया है। ये संभावना व्यक्त की जानी चाहिए कि धर्मजीत सिंह और आपके साथ प्रमोद शर्मा भी बीजेपी में शामिल हैं। ऐसा हो सकता है। जोगी कांग्रेस में कलह शुरू हुई तो दूसरी पार्टियों को भी हमला करने का मौका मिल गया। देखिए, ये तो जो पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारी ऊपर के वो बता सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों से पार्टी के अंदर उनके कुछ ना कुछ इस प्रकार के देख रहे हैं। और आज जिस प्रकार से कल टीवी में हम लोगों ने देखा, तो एक प्रकार से जो बयान बाकी जो हो रही है, तो इससे लगता है कि पार्टी के जो अंतरकला है और वो अंतरकला खुल करके उजागर हुआ है और उनके दल के नेता रहे हैं, कदावर नेता रहे हैं। जिस प्रकार से स्पीकर साहब से मिलकर के ये दिया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई बात है। बहरहाल सूबे में मानसून के मौसम के बाद चुनावी मौसम शुरू होने वाला है, तो इस पटकथा के पीछे निर्माता और निर्देशक कौन है? इस कहानी का आगाज तो हो चुका है, अंत क्या होगा इस क्लाइमेक्स से पर्दा कुछ दिन बाद उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए 58% आरक्षण को खत्म कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार के 58% आरक्षण देने को असंवैधानिक भी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सूबे में सियासत शुरू हो चुकी है। आरक्षण न मिलने को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन भूपेश बघेल सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को एक अहम फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी और जस्टिस पी.पी. साहू के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। साल 2012 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे कॉलेजों में प्रवेश पर आरक्षण को 50% से बढ़ाते हुए 58% कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है। अब हाईकोर्ट ने भी फैसला याचिकाकर्ताओं के हक में सुनाया है, जिसको लेकर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम का कहना है कि जब तक हमारी सरकार रही, फैसले पर कायम रहे। मौजूदा सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। इधर कांग्रेस की अपनी ही दलील है। उसने बीजेपी और रमन सिंह पर ठीकरा फोड़ा है। कांग्रेस कह रही है रमन सिंह सरकार की विफलता के कारण आरक्षण नहीं मिल पाया। आज माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। यह फैसला 2011 में रमन सरकार ने लिया था। रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। जब रमन सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण का फैसला लिया था, उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी
कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि यदि कोई राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उस राज्य सरकार की उन विशेष परिस्थितियों को सिद्ध करने की जवाबदारी होती है। लेकिन रमन सरकार ने इस जवाबदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। आपको बता दें कि साल 2012 में तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा 50% आरक्षण के आंकड़े को बढ़ाते हुए 58% करने को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर विवाद हुआ था। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। साथ ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी जमकर हुआ था। अब देखना यह है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों ही पार्टियों का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि सूबे में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि महाकाल का ये कॉरिडोर, महाकॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर से भी करीब 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर का नाम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहले चरण में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च आया है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर, प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बना 900 मीटर लंबा नया कॉरिडोर भव्यता के साथ आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम बन रहा है। ये देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर होगा, जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित हो रहा है। शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियों से इसे सजाया गया है। उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर है, जहां पर मैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसके पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। वो 300 करोड़ यहाँ पर जो खर्च किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने उज्जैन आएंगे। महाकाल की नगरी में वो पधारेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जिस पर अलग अलग मुद्राओं में शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शिव स्तोत्र है, शिव की गाथा इस पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्थपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार की जा रही हैं। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18।